तो प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेसन लेकर, और वो है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यशपाल जी ने यह कहानी जो है वो किन पर लिखी है। तो सबसे पहले लेखन की विधा क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेखन की विधा क्या है। व्यंग्यात्मक कहानी है यह कहानी। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, कोई चुपती हुई बात। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, कमेंट कसना, कोई चुपती हुई बात कहना। तो लेखक ने किन पर व्यंग्य कसा है, लेखक ने व्यंग्य कसा है जो बनावटी जीवन शैली जीते हैं। वे लोग बनावटी जीवन शैली जीते हैं, यानी कि दिखावे का जीवन, केवल दिखावा करना, ऊपरी दिखावा कि शो ऑफ, जिसको अपने बोलते हैं ना, शो ऑफ करते हैं ये तो बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसा है। और कैसे लोगों पर व्यंग्य कसा है, और कसा है नई कहानी, यानी कि 60 के दशक के बाद के नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य कसा है। ये बिल्कुल अंत में, कहानी के अंत में मैं आपको क्लियर करूंगी कि लेखक ने इन पर व्यंग्य क्यों कसा है। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसा है जो दिखावे का जीवन जीते हैं। ऐसा सामंती वर्ग जो केवल दिखावे का जीवन जीता है, ऐसे लोगों पर यशपाल जी ने व्यंग्य कसा है, और एक कहानी के माध्यम से। तो देखें वो कहानी है क्या। एक बार हुआ क्या कि लेखक को कहीं बाहर जाना था और इन्होंने 2nd क्लास का टिकट ले लिया। कौन सी क्लास का, 2nd क्लास का। लेखक कहते हैं कि कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन 2nd क्लास का टिकट इसलिए खरीद लिया कि एक तो देखो यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती, एकांत होता है, और एकांत में कहानी सोचने का, चूंकि ये लेखक थे तो हर वक्त इनको यही लगा रहता था कि कोई घटना या कोई विचार ऐसा कोई मिल जाए जिसे देखकर मैं कहानी लिख सकूं। एक तो यह कारण था कि इनको एकांत चाहिए था कहानी सोचने के लिए। दूसरा कारण था कि आराम से खिड़की के पास बैठे बैठे बाहर के नज़ारे का मज़ा लेंगे, बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का मज़ा लेंगे। तो 2nd क्लास का टिकट इन्होंने क्यों लिया था, प्रश्न बन सकता है। तो दोनों कारण आपको बताने हैं कि एक कारण तो ये एकांत चाहते थे ताकि ये कोई कहानी सोच सके, और दूसरा प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते थे, उस नज़ारे का आनंद लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट लिया। तो क्या 2nd क्लास वाला डिब्बा खाली था, निर्जन था? नहीं, वो डिब्बा निर्जन नहीं था। वहाँ पर पहले से ही कोई सज्जन, कौन, लखनवी अंदाज के, लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन वहाँ बैठे थे। सफ़ेद पोश सज्जन कहाँ बैठे थे, पहले से ही उस डिब्बे में लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन आलती पालथी मारकर बैठे थे। अब वो बैठे थे, उनके सामने 2 खीरे पड़े थे भाई, तौलिए पर 2 खीरे वही जो अपने सलाद में खाते हैं। अब जैसे ही ये डिब्बे में चढ़े तो क्या ये जो नवाबी नस्ल का बंदा बैठा था, क्या इसे अच्छा लगा? नहीं, इन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा लेखक का यूं अचानक से अंदर आना।
ट्रेन तो चल चुकी थी। यूं अचानक से अंदर आना इनको कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अब क्या हुआ भाई, लेखक भी बैठ गए और जैसे ही उनको दिख लगा, लेखक सोचने लगे कि इनको मेरा आना कोई ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं लगा। शायद ये सोच रहे हों कि खीरे जैसी अपदार्थ, साधारण सी वस्तु मैं खाऊंगा, एक नवाबी नस्ल का बंदा, यानी कि मैं कौन हूँ, नवाब। ये लोग आज भी अपने आप को नवाब ही समझते हैं, तो मैं नवाब होकर ये खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खा रहा हूँ। शायद उस नवाब को संकोच हो रहा था, शर्म आ रही थी इस बात पर, इसीलिए वो अकेले बैठे थे। भी अकेले बैठूंगा तो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, मैं आराम से खीरे खाऊंगा। खीरे स्वाद तो लगते ही हैं भाई सबको, ठीक है, आराम से खाऊंगा। लेकिन बीच में आकर लेखक ने क्या डाल दिया था, व्यवधान डाल दिया था, रुकावट डाल दी थी। इनके दिखावा जो था, दिखावे की प्रवृत्ति थी, उसमें इन्होंने रुकावट डाल दी थी कि ये खीरे जैसी साधारण वस्तु खाएंगे। अब देखें हुआ क्या, उन्होंने ज़्यादा कोई उनको तवज्जो दी नहीं, जो सज्जन वहाँ बैठे थे। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में नजरें चुरा ली। आगे देखें, आगे क्या होता है लेखक के। तो देखें, अब चूंकि लेखक अकेले बैठे थे, यशपाल जी, और लेखकों की आदत क्या होती है, कल्पना करना, कुछ ना कुछ सोचते रहना। तो अनुमान लगाने लगे कि शायद ये जो सज्जन सामने बैठे हैं ये बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते होंगे, इसीलिए इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और अकेले टाइम पास करने के लिए कि अब समय कैसे पास होगा, तो 2 खीरे खरीद लिए होंगे। अब अचानक से हुआ क्या, उस सज्जन ने, किसने, जो वहाँ पर ट्रेन पर बैठे हैं, उस सज्जन ने अचानक से उनसे पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे, शौक फरमाइए। अब जैसे ही उनका भाव परिवर्तन हुआ सज्जन का, तो इस पर लेखक अचानक से विश्वास नहीं कर सके कि ये क्या हो गया, अचानक से इन्होंने कैसे बुला लिया मुझे, ठीक है। लेकिन अब पहले तो उन्होंने उन्हें बुलाया नहीं था, इसी वजह से थोड़ा आत्मसम्मान भी आ गया था। उन्होंने मना कर दिया कि किबला शौक फरमाए। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो सज्जन थे, कौन, लखनऊ के जो सज्जन बैठे थे वहाँ पर, जो नवाब बैठे थे, उन्होंने तौलिया, अच्छे से तौलिया बिछाया और नीचे सीट के नीचे पानी पड़ा था, वो लोटा उठाया, उससे खिड़की के बाहर दोनों खीरों को अच्छी तरह से धोया। धोकर फिर जेब से चाकू निकाला, चाकू निकालकर और उसको जैसे खीरे को ऊपर से काट कर, ठीक है, उसकी झाग निकालते हैं। पहले खीरे कड़वे आते थे, आजकल तो चाइनीज़ खीरे आने लग गए। पहले खीरे कड़वे आते थे तो उनकी झाग निकालनी पड़ती थी, ऊपर से उसका कड़वापन निकल जाता था। फिर उसे छीलकर बड़े करीने से वहाँ उनकी फांकें जो हैं तौलिए पर सजा दी। अब क्या हुआ, अब उस पे जीरा पीसा हुआ, बारीक पीसा हुआ जीरा और मिर्ची भी छिड़क दी। पानी आने लग गया ना मुंह में, देखते सोचते ही पानी आने लग गया कि खीरा खा जाए फटाफट। ऐसा ही हुआ, लेखक को महसूस हो रहा था कि इन सज्जन के मुंह में यानी कि पानी आ रहा है, गले से पता चल रहा था कि इनके जो मुंह में पानी आ रहा है। मन कर रहा था कि खीरा फटाफट खा जाएं। अब पानी तो लेखक के मुंह भी, सामने कोई चीज़ इतनी अच्छी खीरे जैसी वस्तु काटी हुई पड़ी हो, नमक मिर्च, वहाँ के लोग जो थे ना, जो रेडी वगैरह पे जो बेचते थे खीरा, उनको पता होता है कि मिर्ची और जीरा छिड़कने से खीरे का स्वाद है वो दुगना हो जाता है। तो उन्होंने पूड़ी में वो भी डालकर उस सज्जन को दिया था। तो जैसे ही उन्होंने छिड़का, अब उनके दोनों के मुंह में ही पानी आने लग गया। अब हुआ क्या, उस सज्जन ने लेखक से पूछा कि किबला शौक फरमाए, खाएं खीरा।
लेकिन लेखक पहले मना कर चुके थे। भाई अब आत्मसम्मान की बात थी, कैसे खाते। उन्होंने मना कर दिया कि मैदा भी कमज़ोर है। मैदा अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर है और खीरा जो है ये भारी होता है, इसलिए आप ही खीरा खाएं। अब देखें क्या लेखक ने, सज्जन ने उस खीरे को खाया, हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट है, देखिए आगे क्या होता है। अब क्या हुआ कि सज्जन को जैसे ही लेखक ने मना किया तो उन्होंने भी उस खीरे की एक फाँक को उठाया। नमक और मिर्च और जीरा लगा हुआ था और बड़ी ही स्वाद लग रही थी वो। उसे जैसे ही खीरा उठाया, होठों से लगाया, आंखें मूंद ली और उनका जो पानी था गले का, ये पता चल रहा था कि उनका खीरा खाने का बड़ा मन हो रहा है। उनके मुंह में जो पानी आया था वो निगल गए थे। तो गले की हलचल से लेखक को पता चला कि खीरा इनका खाने का बहुत ही मन है। हालांकि मन तो लेखक का भी कर रहा था, लेकिन मना कर चुके थे भाई। अब उस सज्जन ने क्या किया, जैसे ही उस खीरे को होठों तक लेकर गए, उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये क्या किया उन्होंने। इसी तरह से उन्होंने हर खीरे की फाँक को उठाया, सूंघा, बाहर फेंक दिया, उठाया, सूंघा, बाहर फेंक दिया। इसी तरह से उन्होंने पूरे खीरे, दोनों जो खीरे की फाँकें थी, उनको उठाते गए, सूंघते गए और बाहर फेंकते गए। तो ये दिखाना चाहते थे। और जैसे खाने के, सूंघने के बाद और फेंकने के बाद उन्होंने लेखक को ऐसे दिखाया कि जैसे ये है खानदानी तरीका, खानदानी रईसों का तरीका ये है, ऐसे खाते हैं हम लोग। अब लेखक सोच में पड़ गए थे। क्यों सोच में पड़ गए थे कि लेखक को उनके आगे सिर खम करना पड़ा। क्या? सिर खम करना पड़ा। ये मुहावरा भी आ सकता है, सिर खम करना, अर्थात झुक जाना उनके आगे झुक जाना पड़ा कि ये अच्छा तरीका है। नवाब साहब तो खीरे खाकर लेट चुके थे और लेखक सोच रहे थे कि ये अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका है? यह सुगंध, केवल सुगंध और स्वाद मात्र से संतुष्ट हो जाने का यह सूक्ष्म और नहीं, सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका कह सकते हैं। इस तरीके को एब्स्ट्रैक्ट तरीका कह सकते हैं। देखें, समझे इस बात को कि जैसा उन्होंने खीरे की फांकों को सूंघा और बाहर फेंक दिया, तो क्या केवल सूंघने मात्र से या केवल स्वाद की कल्पना मात्र से ही संतुष्ट हो जाना, केवल सूंघने से और केवल कल्पना, स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाना कैसा तरीका कहला सकता है? सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाव, केवल भाव। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, भाव, भावनाएं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक, अर्थात केवल भावों से ही, यानी कि सूंघने और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो उस तरीके को कौन सा तरीका कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट तरीका, सूक्ष्म तरीका या नफीस तरीका कह सकते हैं। अब साहब वहाँ लेटे हुए थे वो सज्जन, और लेटे लेटे ही उनको, लेखक अब सोच रहे हैं कि
क्या केवल सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या केवल सूंघने से और स्वाद लेने मात्र से पेट भर सकता है क्या? लेकिन इतने में ही उन सज्जन की डकार सुनाई दी, अर्थात ऐसा वो शो कर रहे थे कि उनका पेट भर चुका है मात्र सुगंध से। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि जब इनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि केवल सुगंध स्वाद की कल्पना मात्र से ही उदर की तृप्ति हो सकती है, तो फिर बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के केवल लेखक की इच्छा मात्र से क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है? मात्र से भी कोई कहानी लिखी जा सकती है, लेखक का उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठ को? इस कहानी के पीछे लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बनावटी वर्ग है, जो दिखावे का वर्ग है, जो आम व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट साबित करता है, दूसरों के सामने जानबूझकर दिखावे की प्रवृत्ति रखता है, उन लोगों पर लेखक ने व्यंग्य कसा है। उन लोगों का लेखक ने मजाक उड़ाया है जो दिखावे की प्रवृत्ति रखते हैं। और तो और जो समकालीन लेखक हैं उन पर भी, समकालीन यानी कि 60 के दशक के बाद के लेखकों को क्या बोला जाता है? समकालिक लेखक बोला जाता है। जो समकालीन लेखक हैं वे क्या करते हैं? बिना विचार, बिना घटना, कोई घटना नहीं घटी, कोई विचार नहीं है मन में, और केवल इच्छा मात्र से ही कहानी लिख दी है। तो वह कहानी कभी भी कालजयी कहानियों का स्थान नहीं ले सकती है। मैंने आपको पहली पंक्ति, जो दूसरी पंक्ति लिखवाई थी, उसी को मैं अब क्लियर करने जा रही हूँ कि लेखक ने समकालीन लेखकों पर भी व्यंग्य किया है कि जिस तरह से केवल दिखावे मात्र से ही उदर की तृप्ति हो सकती है, या उसी तरह से बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र। चले मुझे बताएं कि क्या कोई घटना ही नहीं घटी, कोई विचार ही दिमाग में नहीं आया, उसके कोई पात्र ही नहीं है, केवल लेखक ने इच्छा की और कहानी लिखने बैठ गए, तो क्या वह कहानी प्रसिद्ध हो सकेगी? क्या वह कहानी लोगों के दिल में जगह बना सकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकेगी। यही लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सबको समय के साथ बदल जाना चाहिए। और भी कहानी इसमें प्रश्न बनते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट तरीका किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट तरीका किसे कहेंगे? केवल सुगंध और स्वाद मात्र की केवल सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कल्पना मात्र से संतुष्ट हो जाने को सूक्ष्म या एब्स्ट्रैक्ट तरीका कह सकते हैं। और भी प्रश्न बनेंगे इसमें, मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन बन सकता है, लेखक ने खीरे को किस तरह, सज्जन ने, उस जो नवाब पोश बैठे थे, उन्होंने किस तरह से खीरे को काटा और किस तरह से सजाया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि उस सज्जन ने किस तरीके से खीरे को खाने का आनंद लिया। तो अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि केवल सूंघा और बाहर फेंकते गए, और केवल सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही वे संतुष्ट हो गए। और प्रश्न बन सकता है कि क्या बिना घटना, बिना पात्र या बिना विचार के कोई कहानी लिखी जा सकती है? तो
उत्तर आपको क्या देना है कि नहीं, बिना पात्र, बिना घटना या बिना विचार के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि यह तो बिल्कुल शून्य में रचना करने के बराबर हो जाएगा। किसी कहानी का ताना बाना कब बुना जाएगा? जब उस कहानी का कोई केंद्रीय भाव हो। बिना घटना के, बिना विचार के या बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। जिस तरह से बिना खीरे को खाए हुए उदर की तृप्ति, पेट की तृप्ति नहीं हो सकती है। आया समझ में? और भी प्रश्न बन सकता है, जैसे लेखक का नवाबों और रईसों के प्रति उनकी क्या सोच थी लेखक की? तो आपको बताना है कि लेखक ने सबसे पहले ही नवाबों और इन सफ़ेद पोशों के लिए क्या प्रयोग किया है शब्द? नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश, यह शब्द उनके लिए प्रयोग किया है। अर्थात ऐसे लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, बनावटी जीवन शैली ये लोग ज़्यादा जीते हैं, बजाय इसके कि अनौपचारिकता से ही अपने जीवन को जिया जाए। तो यह था हमारा पाठ लखनवी अंदाज यशपाल जी का। तो आगे अपने पाठ में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।